अर्जित अवकाश के संबंध में एक दो छोटे क्वेश्चन और देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक्स एक कंपनी में कार्यरत हैं। 30 वर्ष की सेवा संपूर्ण करके 1 जनवरी 20 से अवकाश ग्रहण किया। 1 जुलाई को 18 से वेतनमान दिया हुआ 8,200, 10,300, ये इंक्रीमेंट रहता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे 1 जुलाई 18 से वेतनमान लागू हुआ है 8,000, तो जब 1 जुलाई 19 होगी तो ये 8,200 हो जाएगा। 200 रुपये हर साल बढ़ते जाएगा। 20% उसको महंगाई भत्ता मिलता है, सेवा शर्तों के अंतर्गत लिखा हुआ है। अर्जित अवकाश 7 महीने का था, 30 दिन प्रतिवर्ष के आधार पर, तो उसको कुल मिलाकर जो अनुमोदित था, अप्रूव्ड था, उसे 57,400 रुपये वेतन का 11,480 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में भुगतान किया गया। जो भी आपका वेतन रहा होगा 8,200 के आधार पर 7 महीने का हो जाएगा 57,400, और उसका 20% महंगाई भत्ते के रूप में उसको भुगतान किया गया। कर मुक्त राशि की मुझे गणना करनी है, इसको समझने का प्रयास। अवकाश ग्रहण की तिथि ये आपका दिया हुआ है 1 जनवरी 20। इसके ठीक पूर्व के 10 महीने में उसको कितना वेतन मिलता था हमें निकालना होता है। तो मैंने बताया 1 जुलाई 18 को वेतन था 8,000, 1 जुलाई 19 को हो जाएगा 8200, 200 से बढ़ गया। अब ध्यान दीजिए 1 जुलाई 19 से 31 दिसंबर 19 तक 6 महीने का मिलेगा, ये 49,200। और उसके पहले 1 मार्च 19 से 30 जून 19 तक टोटल 10 महीने का निकालना है। 4 महीने में 8,000 मिला होगा, 32,000, 81,200 हो गया। इसका 20% डीए जोड़ देंगे, क्योंकि सेवा शर्तों के अंतर्गत लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ सर्विस। 10 महीने का वेतन, इसका एवरेज निकाल लिया हमने, औसत, तो ये आपका 9,744। अब निम्न में सबसे कम राशि करमुक्त होगी, जैसा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पहले 10 माह का वेतन औसत वेतन के आधार पर इसको 10 से मल्टीप्लाई किए, 9,740। उसके बाद देखिए मान्य अवधि, अप्रूव्ड पीरियड, छुट्टियां कुछ नहीं लिया है, 9,744 इंटू 7 कर दिए। ये दूसरा पॉइंट। अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए। और ये जो वास्तव में प्राप्त राशि आपका प्रश्न में दिया हुआ था, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, ये आपका 57,400 और उसके बाद आपका 11,480, तो उसको आप देख रहे हैं इधर, ये लिख दिए। अब सबसे कम राशि कौन सी है? सबसे कम राशि देखेंगे आप कौन सी है चारों में, तो ये 68,208 रुपये, ये सबसे कम है। ये अमाउंट करमुक्त माना जाएगा, और टोटल अमाउंट में इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस विल बी टैक्सेबल जो है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये हो गया। एक और छोटा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका मिस्टर अमरनाथ का दिया हुआ देखेंगे। कंपनी में सेवारत थे, 25 वर्ष सेवा करने के पश्चात स्वेच्छा से 1 दिसंबर 19 को अब सेवानिवृत्ति ली, और यहाँ 1 जनवरी 19 से वार्षिक वृद्धि जोड़कर उसका वेतन 40,000 दिया हुआ है। तो 10 माह का औसत वेतन यानी 40,000 ही दिया हुआ है। इसमें औसत वेतन निकाल कर दिया हुआ है, हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सेवा काल में उसको अर्जित अवकाश के रूप में लिख रहा है 2 महीने का छुट्टी लेने का अधिकार था, और उसने जो है ली गई छुट्टियां दिया हुआ है 10 महीने, 0 और 30। उसके बाद ये वास्तव में प्राप्त राशि 16 लाख, 20 लाख और 8 लाख रुपए दिया हुआ है। इसको ध्यान देंगे, कैसे समझें। ये क्वेश्चन आपने देखा, 25 वर्ष सेवा किया है तो मान्य अवधि कितनी मानी जाएगी? 25 महीने। निम्न में सबसे कम राशि करमुक्त मानी जाएगी। पहले 10 माह का वेतन आपने क्वेश्चन में देखा 40,000 दिया हुआ है, इसमें 10 महीने का 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख हो जाएगा। इसमें से 10 माह छुट्टी ले चुका है, तो 25 में से 10 घटा दिए, मान्य अवधि माइनस ली गई छुट्टियां जो आपने देखा, इनटू औसत वेतन 40,000, तो पहले में 6 लाख, इसमें आपका 10 लाख रुपए, इसमें आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा छुट्टी ले चुका है, 30 महीने की छुट्टी उसने ली है। उसके बाद वास्तव में प्राप्त राशि जो दिया हुआ है, इसमें 16 लाख, इसमें 20 लाख और इसमें 8 लाख रुपए। और मैक्सिमम लिमिट जो है, अधिकतम सीमा, तो ये आपका कितना है? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और इसके अंतर्गत दिया हुआ है 0। तो सबसे कम चारों में इसमें 3 लाख रुपए करमुक्त माने जाएंगे, 3 लाख रुपए करमुक्त माने जाएंगे, इसमें 0 करमुक्त माना जाएगा। और बाकी 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 लाख रुपए टैक्सेबल, 20 में से 3 माइनस किए तो 17 लाख रुपए टैक्सेबल,
और इसके अंतर्गत पूरा 8 लाख रुपए टैक्सेबल माना जाएगा, क्योंकि शून्य अमाउंट आपका कर मुक्त माना जाएगा। इस प्रकार इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण की बात को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।